हेलो नमस्कार। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट वीर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अब एसएससी एग्जाम को लेकर कुछ ही दिन बचे हुए हैं और हम लगातार आपके लिए एमसीक्यू सेशन ला रहे हैं। ऑलरेडी जीएस के अंतर्गत पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट के एमसीक्यू हमने आपके लिए चैनल पर अवेलेबल करवा दिए हैं और बहुत ही प्रिसीजन के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे एमसीक्यू जो लगातार एग्जाम में रिपीट होते हैं, यहाँ पर वो हम आपके लिए लेकर आए। आज के इस सेशन में हम दोस्तों एसएससी एग्जाम पर आधारित इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं राम रघुवंशी और आपके साथ आज मैं डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें क्या कहा जा रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। अर्थशास्त्र में लॉरेंज कर्व, लॉरेंज वक्र निम्नलिखित में से किसे मापता है? इन इकोनॉमिक्स व्हाट डज द लॉरेंज कर्व मेजर? देखिए, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 2022 में ये आया हुआ है। ऑप्शन देखिएगा जरा यहाँ पर। और ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या है? बेरोजगारी की दर को, या मुद्रास्फीति की दर को, या फिर आय की असमानता को, या फिर कर राजस्व और करों की दर को। तो दोस्तों, ये जो लॉरेंज कर्व है, हम सभी जानते हैं कि ये इनकम इनइक्वालिटी को या इनकम डिस्पैरिटी को नापता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी आएगा भाई। और देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, फॉर्मेट हमारा कुछ ऐसे ही होता है। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद अगली स्लाइड में उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन होता है। देखिए, राइट आंसर है आय की असमानता। किसी भी अर्थव्यवस्था में आय या धन के वितरण को ग्राफिकल तरीके से प्रेजेंट करता है लॉरेंज कर्व। और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जो कैलकुलेशन है वो एक कॉफिशिएंट के द्वारा किया जाता है, जिसे गिनी कॉफिशिएंट कहते हैं। तो ये बात यहाँ पर थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय आय मतलब कि नेशनल इनकम की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? देखिए, while calculating national income which of the following is excluded? ये एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, पेंशन और छात्रवृत्ति जैसे हस्तांतरण भुगतान, मतलब कि ट्रांसफर पेमेंट लाइक पेंशन एंड स्कॉलरशिप। सरकारी कर्मचारियों का वेतन मतलब सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। फर्मों के द्वारा अर्जित कॉर्पोरेट लाभ मतलब कॉर्पोरेट प्रॉफिट अर्न बाय फर्म। और चौथा, स्व उपभोग के लिए उत्पादन का मूल्य मतलब वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन। भाई, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किसे शामिल नहीं किया जाता है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और याद रखिएगा, ये जो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम होते हैं सरकार के, जिसमें पेंशन, छात्रवृत्ति, तमाम चीजें दी जाती है, इसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पब्लिक वेलफेयर के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर क्या आएगा? पेंशन और छात्रवृत्ति जैसे हस्तांतरण भुगतान। और ये एक तरफा होते हैं, और जो एक तरफा लेन देन होते हैं उसे नहीं शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना में। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा यहाँ पर। स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन देखा जाता है? स्टैगफ्लेशन इज एन इकोनॉमिक सिचुएशन characterized by which of the following combination? एसएससी सीजीएल 2023 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर शब्द जो है उससे आधारित आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, स्टैगफ्लेशन। और स्टैगफ्लेशन क्या होता है? उच्च मुद्रास्फीति और उच्च विकास दर। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, जहां पर महंगाई भी ज्यादा है और विकास दर भी ज्यादा है। पहला ऑप्शन हाई इन्फ्लेशन एंड हाई ग्रोथ रेट। या दूसरा ऑप्शन उच्च मुद्रास्फीति उच्च बेरोजगारी, मतलब हाई इन्फ्लेशन हाई अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा कम मुद्रास्फीति और कम बेरोजगारी, लो इन्फ्लेशन एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट। अविस्फीति और उच्च विकास दर, मतलब कि डिफ्लेशन एंड हाई ग्रोथ रेट। ये आपको बताना है कि स्टैगफ्लेशन में क्या आएगा। देखिए, स्टैगफ्लेशन वो स्थिति है जहां पर महंगाई बहुत ज्यादा हो जाती है दोस्तों, महंगाई ज्यादा हो जाती है और जो बेरोजगारी है वो भी ज्यादा रहती है। तो ऐसी स्थिति जिसमें महंगाई भी बढ़ती है और महंगाई बढ़ने के साथ रोजगार भी नहीं बढ़ पाता है, बेरोजगारी भी बढ़ती है, उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। जो है चीजें स्टेगनेंट हो जाती है। तो राइट आंसर क्या आना चाहिए? राइट आंसर आना चाहिए बी,
तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर है। जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है? उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी, और स्टैगफ्लेशन जो है वो स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन को मिलाकर बना है। तो जब बाजार में आर्थिक गतिविधियां रुक जाती है तो मंदी आ जाती है, और मंदी आने से बेरोजगारी बढ़ जाती है, और दूसरी तरफ वस्तु की कीमतें भी बढ़ती है क्योंकि शॉर्टेज हो जाता है, और इसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, बस एक सेकंड रुकिएगा, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे थे, और निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत में केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन पूरी तरह राज्यों के द्वारा एकत्रित और विनियोजित किया जाता है? मतलब, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लाइव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड इंटायरली बाय द स्टेट? कौन सा ऐसा कर है जो कौन लगाता है? भारत सरकार में केंद्र सरकार लगाती है, और राज्यों के द्वारा एकत्रित किया जाता है, लेकिन उपयोग कौन कर सॉरी लगाती है केंद्र सरकार। ध्यान से यहां देखिएगा, लगाती कौन है? केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन एकत्रण कौन करता है? राज्य एकत्रित भी करते हैं और विनियोजित भी करते हैं। तो ये कौन सा टैक्स है जो आपको बताना है? सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी, या फिर सर्विस टैक्स सेवा कर, या स्टाम्प ड्यूटी, या फिर निगम कर, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, जो स्टाम्प शुल्क होता है ये राज्य सरकार के द्वारा एकत्रित और विनियोजित किए जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जो स्टाम्प पेपर है उसमें लिखा भारत सरकार होता है, लेकिन इन्हें देने का काम या इनके वितरण का काम, डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है वो राज्य सरकार करती है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? स्टाम्प ड्यूटी आने वाला है। चलिए, तो राइट आंसर है स्टाम्प शुल्क, और भारत का संविधान व्यवस्था भी करता है इसके बारे में। आर्टिकल 268 के अनुसार कुछ दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, इसे राज्यों के द्वारा एकत्रित किया जाता है, और राज्य ही इन पैसों का उपयोग भी करते हैं। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी भाई। यहां पर आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दोस्तों, यदि किसी वस्तु की कीमतों को बढ़ाने पर उसकी मांग में भी वृद्धि हो जाती है तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग भी बढ़ जाती है तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहा जाता है? देखिए, आमतौर पे क्या होना चाहिए, अगर वस्तु की कीमतें बढ़ रही, कीमत अगर बढ़ रही, तो डिमांड कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। सामान्यतः तो ऐसा होना चाहिए, जनरल वे में ऐसा होना चाहिए। लेकिन कुछ वस्तुएं उल्टी होती हैं, अगर उनकी कीमतें बढ़ती है तो उनकी मांग भी बढ़ने लगती है, लोग और ज्यादा उसे उपयोग करते हैं। ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? गिफन गुड्स कहते हैं, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पूरक वस्तुएं कहते हैं, या फिर जनरल या नॉर्मल गुड्स सामान्य वस्तुएं कहते हैं, या फिर स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा गिफन गुड्स। जो गैर उपयोग की या फिर इस तरीके की वस्तुएं होती है जो बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है, तो वो वस्तु के मांग के नियम के खिलाफ जाती है, अपवाद होती है। कीमतें बढ़ने पर लोग उनका उपभोग बढ़ा देते हैं क्योंकि वे अन्य महंगी वस्तुओं को खरीदने में असमर्थ हो जाते हैं, तो ऐसी वस्तुओं को गिफन गुड्स कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? हु फॉर्मुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? हु फॉर्मुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? नीति आयोग, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या वित्त मंत्रालय, या फिर सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड? भारत में मॉनेटरी पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करता है? देखिए, वैसे तो आजकल भारत में मौद्रिक नीति एक कमेटी के द्वारा तैयार की जाती है। मौद्रिक नीति समिति का गठन कर दिया गया है, और ये मौद्रिक नीति समिति जो है ये 6 सदस्यीय समिति है, जिसमें 3 मेंबर आरबीआई से आते हैं और 3 मेंबर जो हैं वो सरकार की तरफ से आते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, और ये लोग मिलकर तय करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा पुराना है क्योंकि 2019 का है, इसलिए। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसमें भी मैंने यहाँ पर लिख दिया था कि एमपीसी के द्वारा, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा हमारे यहाँ क्या किया जाता है? मौद्रिक नीति का
मौद्रिक नीति को फॉर्मुलेट किया जाता है। वैसे मुख्य जो जिम्मेदारी है वो किसकी रहती है, आरबीआई की रहती है। और मौद्रिक नीति क्यों जारी की जाती है दोस्तों, बाजार में मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करने के लिए, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए एक बार। सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि जीडीपी और शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब कि एनडीपी के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। आपसे कहा जा रहा है कि जो जीडीपी है और एनडीपी है, जीडीपी माइनस एनडीपी का जो डिफरेंस रहेगा ये किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। देखिए डेप्रिसिएशन यानी कि घिसावट, या इसको हम मूल्य ह्रास भी कहते हैं, उसके बराबर होगा, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर के बराबर होगा, या विदेशों से शुद्ध आय प्राप्त होती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, उसके द्वारा होगा, या फिर सरकारी सब्सिडी मतलब कि गवर्नमेंट सब्सिडी के बराबर होगा। अब देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि दोस्तों जब जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो क्या बन जाती है, एनडीपी बन जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, डेप्रिसिएशन मतलब कि मूल्य ह्रास या घिसावट। देखिए जब भी हम जीडीपी निकालते हैं तो हम किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर किसी एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़ते हैं। लेकिन हम इस बात को यहाँ पर नजरअंदाज कर देते हैं कि जब भी कोई वस्तु प्रोड्यूस की जाती है तो उसमें मशीनों का उपयोग होता है, और समय के साथ वो मशीनें घिस जाती है, उनमें सर्विस करवानी पड़ती है, टूट फूट होती है, या उन्हें रिप्लेस करना पड़ता है। इसी को हम क्या कहते हैं, घिसावट कहते हैं। मतलब जो हमने जीडीपी निकाली है उसमें मशीनों की घिसावट हमने जोड़ी नहीं थी, इसलिए अगर उसमें से डेप्रिसिएशन घटा दे तो नेट वैल्यू मिल जाती है, शुद्ध मान मिल जाता है, जिसे एनडीपी कहते हैं। चलिए तो यही इसका क्या आने वाला है, राइट आंसर आने वाला है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए जाने वाले दीर्घकालिक ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज दर क्या कहलाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए जाने वाले दीर्घकालिक ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज दर को क्या कहते हैं? What is the interest rate charged by the RBI on long-term loan provided to commercial bank called? ये CGL का ही क्वेश्चन है 2021 का। ऑप्शन देखिए, रेपो रेट कहा जाता है इसे, या बैंक रेट कहते हैं, या फिर इसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, या फिर इसे CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो या नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, आरबीआई बैंकों को, जो कि शेड्यूल बैंक है, उन्हें लॉन्ग टर्म लोन देती है, और लॉन्ग टर्म लोन पर जो ब्याज लेती है उस ब्याज की जो दर है, ब्याज दर है, उसे क्या कहा जाता है? और इसे कहा जाता है दोस्तों बैंक रेट। इसे क्या कहा जाता है, बैंक रेट कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या आने वाला है, राइट आंसर बी आने वाला है। अगर शॉर्ट टर्म लोन होता तो शॉर्ट टर्म लोन पर जो ब्याज लगता है, उसकी जो रेट रहती है, ब्याज दर रहती है, उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन को, यह है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए भाई आगे की तरफ चलते हैं, इसका आंसर भी देख लीजिए। इसका राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर आएगा बैंक रेट। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में देखी जाती है? Disguised unemployment is predominantly observed in which state या which sector of India? ये CGL का क्वेश्चन है 2023 का। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, सेवा क्षेत्र सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि विनिर्माण क्षेत्र, या फिर डिफेंस सेक्टर मतलब कि रक्षा क्षेत्र। देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसे अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं, और ये एक ऐसी बेरोजगारी है जो दिखाई नहीं देती है। जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग जुड़े हुए हों और उसमें जुड़े कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य हो, या उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा हो, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। और ये आपको ज्यादातर भारत के एग्रीकल्चर क्षेत्र में देखने को मिलती है, जहां पर पूरा परिवार एग्रीकल्चर के कामों में जुटा रहता है, लेकिन एग्रीकल्चर से जो पैसे आते हैं वो कुछ ही लोगों की सैलरी के बराबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है, एग्रीकल्चर।
और देखिए, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी तब होती है जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं। कुछ लोगों को हटाने के बाद भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार की बेरोजगारी को प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन हमारा 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में थोक स्तर पर मूल्य परिवर्तनों को मापता है और वाणिज्यिक मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? विच इंडेक्स मेजर प्राइस चेंजेस एट द होलसेल लेवल इन इंडिया एंड इज रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये भी एसएससी का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। इसका पहला ऑप्शन है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको कहते हैं सीपीआई। दूसरा है थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई। और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, मतलब आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्या आएगा इसका राइट आंसर? और इसका राइट आंसर आने वाला है दोस्तों थोक मूल्य सूचकांक, क्योंकि यहां पर लिखा है थोक स्तर पर। तो थोक स्तर पर जो मूल्य सूचकांक जारी करेगा वाणिज्यिक मंत्रालय, उसे हम क्या कहेंगे? होलसेल प्राइस इंडेक्स कहेंगे, डब्ल्यूपीआई कहेंगे। चलिए, काफी आसान है ये बताना। इसका राइट आंसर तो आपको देखकर ही बन गया होगा, कोई बड़ी बात इसमें नहीं थी। राइट आंसर थोक मूल्य सूचकांक आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली, इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया गया है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड इन द इंडियन इकोनॉमी? ये सीजीएल का ही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। तो हमने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई है? देखिए, अर्थव्यवस्था कई प्रकार की होती है। एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एक होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जैसे हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां पर हमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के दर्शन हो जाते हैं। एक होती है कम्युनिस्ट, जिसको हम कहते हैं साम्यवादी, जहां पर की साम्यवाद दर्शन जो है वो, या साम्यवादी विचारधारा लागू होती है। तो भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी। जैसे कि पूंजीवादी की बात करें तो जैसे अमेरिका और जो वेस्टर्न यूरोप है वो पूंजीवादी है। जो सोशलिस्ट, जिसमें रूस, चाइना ये है। मिश्रित अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था। राइट आंसर आएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के दर्शन हमें एक साथ हो जाते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी है दोस्तों, जहां पर हमें सरकारी क्षेत्र मतलब पब्लिक सेक्टर के साथ साथ निजी क्षेत्र अर्थात जो निजी व्यवसाय है, प्राइवेट सेक्टर है, वो भी हमें देखने को मिलता है। और हमारा झुकाव हमेशा समाजवाद की तरफ रहता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर आ जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहां पर आपको सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व देखने को मिलता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, जब किसी देश में कोई देश अपनी मुद्रा जानबूझकर अवमूल्यित कर देता है, यानी कि उसका डीवैल्यूएशन कर देता है, तो उसके विदेशी व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है? when a country deliberate devalues its currency, what is its impact on foreign trade? आयात सस्ते होते हैं और निर्यात महंगे होते हैं। पहला मतलब इंपोर्ट बिकम चीपर एंड एक्सपोर्ट कॉस्टियर। दूसरा, निर्यात सस्ते होते हैं और आयात महंगे होते हैं। तीसरा, आयात और निर्यात दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और चौथा, व्यापार घाटा हमेशा तुरंत समाप्त हो जाता है। ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर क्या आएगा भाई? इसका राइट आंसर ये आएगा, जब आप अपनी मुद्रा का डिवैल्यूएशन कर देंगे तो मुद्रा की कीमत कम हो जाएगी। जैसे मान लो कोई व्यक्ति डॉलर से हमारे भारत के सामान को खरीद रहा है, तो पहले की तुलना में उसको सामान सस्ता मिलेगा, क्योंकि डिवैल्यू कर लिया आपने करेंसी की। मतलब सामान को विदेश भेजना आसान होगा, निर्यात सस्ते होंगे, और विदेशों से सामान खरीदना महंगा होगा, क्योंकि आपको ज्यादा डॉलर चुकानी पड़ेगी। इसका मतलब है बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए, तो बी इज द राइट आंसर। निर्यात सस्ते होते हैं और आयात कैसे हो जाते हैं? महंगे हो जाते हैं, क्योंकि विदेशी मुद्रा की तुलना में आपको ज्यादा खर्च अब करना पड़ेगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए यहाँ पर। बैंकिंग शब्दावली में एनपीए का पूर्ण रूप क्या होता है, जो बैंकों की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है? इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीए विच इंडिकेट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बैंक? एनपीए का क्या मतलब होता है? एनपीए ऑप्शन देखिए, नेट प्रॉफिट अकाउंट,
नेशनल पेमेंट एसोसिएशन, या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स गैर निष्पादित संपत्तियां, या न्यू पोर्टफोलियो एलोकेशन मतलब कि न्यू पोर्टफोलियो एलोकेशन। राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर आएगा सी। बात को यहां पर समझिएगा, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब ऐसा पैसा, ऐसा एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसे हम डूबा हुआ पैसा भी कहते हैं। बैंकों का वो पैसा जो डूबे खाते में जा चुका है। तो देखिए, बैंक बड़े बड़े जो फर्म है या बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं, उन्हें लोन देती है, और कई बार जरूरत से ज्यादा लोन देने पर वो पैसा दोबारा लौटकर बैंक में वापस नहीं आता है, या बहुत सारे लोगों को पैसा दे दी जो पैसे अब नहीं लौटा रहे हैं, तो उस पैसे को एनपीए कह दिया जाता है। एनपीए की वसूली जो है वो बैंक कर सकती है, संपत्ति की कुर्की कर कर और अलग अलग तरीकों से, लेकिन फिलहाल तो ये पैसा जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहलाने लगता है। चलिए, इसे बैड लोन भी कहा जाता है। एक ऐसा लोन जो बुरे प्रकार का लोन था, जो वापस नहीं आया, लोग नहीं चुका पाए, बैड लोन कहलाता है। चलिए, और ये बैंकों के लिए अच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, थोड़ा प्रैक्टिकल किस्म का क्वेश्चन आपके सामने आया है। वेनिला आइसक्रीम की मांग में गिरावट के कारण चॉकलेट आइसक्रीम की मांग बढ़ गई। अर्थशास्त्र में इन दोनों वस्तुओं के बीच किस प्रकार का संबंध है? इन increase in the demand of chocolate ice cream due to decline in the demand of vanilla ice cream represent what relationship between these two goods? क्या कहेंगे इन दोनों वस्तुओं को जिसमें एक की डिमांड बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड अपने आप कम हो जाती है? क्या कहा जाता है इन्हें? पूरक वस्तुएं कहा जाता है, या फिर स्थानापन्न वस्तुएं कहा जाता है, या लग्जरी गुड्स विलासिता वस्तुएं, या इंडिपेंडेंट गुड्स? देखिए, इन्हें कहा जाता है सब्सटीट्यूट गुड्स। ये एक दूसरे की सब्सटीट्यूट है कि लोगों को वनीला नहीं खाना है तो लोग चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाना शुरू कर देंगे, तो ऐसा ही है। और भी कई तरीके हो सकते हैं, जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ने पर ईवी के दाम, पेट्रोल जो है उसके दाम बढ़ गए तो ईवी की डिमांड जो है वो बढ़ गई, इस तरीके से। ठीक है, तो पेट्रोल जब महंगा हो जाएगा तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, ईवी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही। तो इन्हें क्या कहा जाता है? स्थानापन्न वस्तुएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानापन्न। देख लीजिए एक बार और फिर चलेंगे आगे की ओर। चलिए, तो आगे की तरफ चलेंगे और देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा? स्थानापन्न वस्तुएं आएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15, एंजल का नियम। और ये बहुत ही फेमस रूल है इकोनॉमिक्स का, जहां पर ये कहा जा रहा है कि उपभोक्ताओं के व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस संबंध को एंजल का नियम स्पष्ट करता है? एंजल्स लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग कंज्यूमर बिहेवियर। तो एंजल का जो रूल है वो कंज्यूमर के किस बिहेवियर को यहाँ पर दर्शाता है, ये आपको बताना है। देखिए, घरेलू आय और भोजन पर होने वाला व्यय, मतलब हाउस होल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन फूड, कर की दर और सरकार का राजस्व, मतलब टैक्स रेट एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू। तीसरा, मूल्य स्तर और मुद्रा की मांग, मतलब प्राइस लेवल एंड डिमांड फॉर मनी। या चौथा, बचत दर और ब्याज दर, मतलब कि सेविंग रेट एंड इंटरेस्ट रेट। ये आपको बताना है। ये जो एंजल का नियम है, ये किस बारे में बात करता है? ये बात करता है घरेलू आय और भोजन पर होने वाले व्यय पर। देखिए, एंजल का नियम जो है वो बहुत ही सिंपल नियम है। एंजल ने कहा था कि जैसे जैसे आप पैसे ज्यादा कमाते, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या कहा था भाई एंजल ने? एंजल ने कहा था कि जब व्यक्ति की आय बढ़ती है, जब आय बढ़ती है तो व्यक्ति भोजन पर खर्च कम करने लगता है। भोजन पर खर्च धीरे धीरे क्या होता है? उसका घटता है। और जो लग्जरी वस्तुएं हैं उस पर, या जो दूसरी वस्तुएं हैं उन पर खर्च उसका बढ़ता है। और ये आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई करके देखिएगा कि जब आपकी इनकम बढ़ी तो आपने भोजन पर खर्च करना धीरे धीरे कम कर दिया और बाकी चीजों पर खर्च करना ज्यादा कर दिया। चलिए, तो अच्छा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो ये घरेलू आय और भोजन पे होने वाले खर्चों के बीच में संबंध बताता है एंजल का नियम। एंजल के नियम के अनुसार जैसे जैसे परिवार की आय बढ़ती है तो भोजन पर होने वाली खर्च का अनुपात घटता है और बाकी चीजों पर बढ़ता है। चलिए,
भारत में बजट निर्माण के दौरान राजकोषीय घाटे का वास्तविक अर्थ क्या होता है? ड्यूरिंग द बजट फॉर्मुलेशन इन इंडिया, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट? पहला, कुल राजस्व प्राप्ति को और कुल पूंजीगत व्यय का अंतर, मतलब डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड एंड टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा, सरकार का कुल व्यय और उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर, मतलब द डिफरेंस बिटवीन टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इट टोटल रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। केवल ब्याज भुगतान के लिए आवश्यक धनराशि, टोटल मनी रिक्वायर्ड ओनली फॉर इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है। और चौथा, बजट घाटा और बाजार ऋणों का योग। ठीक है, टोटल बजट डेफिसिट प्लस मार्केट बोरोइंग। मतलब आपको ये बताना है कि राजकोषीय घाटे का संबंध जो है वो किससे है भाई? तो इसका राइट आंसर आना चाहिए सरकार का कुल व्यय और उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच में अंतर। देखिए, राजकोषीय घाटे का सिंपल सा मतलब है, राजकोषीय घाटा सरकार की उधारी की आवश्यकताओं को बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बाजार से कितना कर्ज लेने की आवश्यकता है। मतलब सरकार को कितना प्राप्त हुआ और सरकार का कितना एक्सपेंडिचर हुआ, इसके बीच का जो डिफरेंस है उसे कहा जाता है राजकोषीय घाटा, जो सरकार कहीं से लेकर पूरा करती है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। सीजीएल का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मानव विकास रिपोर्ट के वैश्विक विकासन के तर्ज पर काम करती है और वैश्विक स्तर पर इसे कौन जारी करता है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एनुअली? ये आपको बताना है। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, ये आपको बताना है। विश्व बैंक, वापस आ जाइए। देखिए, विश्व बैंक या आईएमएफ या यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, या विश्व आर्थिक मंच, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आएगा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये मानव विकास सूचकांक जारी करती है, एचडीआई। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर आएगा यूएनडीपी। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 18। भारत में योजना काल के दौरान राव मनमोहन मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 5वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, या 8वीं या फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना, ये आपको बताना है भाई। और इसका राइट आंसर क्या आएगा? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों जहां पर हमने आर्थिक उदारीकरण को अपनाया है? क्वेश्चन नंबर 18 है। और इसका राइट आंसर आएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि राव मनमोहन मॉडल के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पर आधारित थी। आपने एलपीजी रिफॉर्म का नाम सुना होगा। ये एलपीजी रिफॉर्म इसी योजना के काल में किए गए। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 97 तक चली है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी इसी दौरान। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। किस अर्थव्यवस्था में तरलता जाल लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति में ब्याज दरों का स्तर कैसा होता है? अब देखिए, ये कोर कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का, और जहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि जब लिक्विडिटी ट्रैप बनता है तो क्या ब्याज दरों का स्तर होता है। ब्याज दरें उच्चतम स्तर पर होती है, या ब्याज दरें न्यूनतम स्तर पर होती है और लोग नकदी जमा करना पसंद करते हैं, या ब्याज दरें बहुत तेजी से घटती बढ़ती है, या फिर केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को पूरी तरह शून्य कर देता है? ऐसा नहीं है भाई, ब्याज दरें न्यूनतम स्तर पर होती है लिक्विडिटी ट्रैप में, और लोग नकदी जमा करना पसंद करने लगते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। विदेशी मुद्रा बाजार में जब घरेलू मुद्रा की कीमत बाजार की शक्तियों के कारण बढ़ती है तो इसे क्या कहा जाता है? बाजार की शक्ति मतलब डिमांड एंड सप्लाई, इसे बाजार की शक्ति कहते हैं। देखो, डिमांड पुल फैक्टर काम करता है, या तो फिर जो सप्लाई पुल फैक्टर है वो काम करता है। तो इसके कारण जब घरेलू मुद्रा की कीमत बाजार में बढ़ जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है, करेंसी डिवैल्यूएशन, या मुद्रा का अधिमूल्यन, करेंसी रिवैल्यूएशन, या मुद्रा का मूल्य वृद्धि, एप्रिसिएशन, या करेंसी डेप्रिसिएशन। देखो, इसे कहा जाता है एप्रिसिएशन। मूल्य वृद्धि अपने आप हो गई ना डिमांड और सप्लाई के कारण। चलिए, मूल्य वृद्धि कहा जाता है। फिर से बात यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 में लॉफर कर्व की है। पहले लॉरेंज कर्व पूछा था, यहाँ पे लॉफर पूछा है। किन दो चरों के बीच में संबंध बताया जाता है लॉफर कर्व में? द लॉफर कर्व इलुस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन विच टू इकोनॉमिक वेरिएबल?
कर की दर और सरकार का कुल राजस्व, कर राजस्व, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दर, या आर्थिक विकास और पर्यावरण का क्षरण, या मुद्रा आपूर्ति और मूल्य स्तर। अब हम सभी जानते हैं कि जो लॉफर कर्व होता है वो टैक्स रेट और सरकार का जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है, टोटल टैक्स रेवेन्यू, इसके बीच में क्या बताता है, कर्व बताता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, राइट आंसर ए आ जाएगा इसका, ए इज द राइट आंसर। चलिए, वही लिखा भी हुआ है, कर की दर और सरकार का कुल राजस्व यहाँ पर बताया जाता है। ऑथर लाफर एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। ठीक है भाई, ये कोर कॉन्सेप्ट था उनका। चलिए, कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं दोस्तों। ऐसी फर्म या बाजार की संरचना को क्या कहते हैं जहां केवल एक ही खरीदार होता है और कई विक्रेता मौजूद होते हैं? खरीदने वाला एक है और बेचने वाले बहुत सारे हैं। दुकानें बहुत सारी है और खरीदने वाला एक है। इसे क्या कहा जाता है? एकाधिकार, क्रेता अधिकार, अल्प अधिकार या द्वैधिकार? इसे क्या कहा जाएगा भाई? इसे कहा जाता है क्रेता अधिकार। इसे क्या कहा जाता है? क्रेता अधिकार। सिंगल बायर है यहाँ पे, खरीदने वाला एक है, बेचने वाले कई हैं। हाँ, अगर बेचने वाला एक है और खरीदने वाले कई हैं तो इसको मोनोपोली, एकाधिकार कहते हैं। चलिए, भारत में कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन सी संस्था करती है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी इन इंडिया फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट? एफसीआई, सीएसीपी, एफसीआई मतलब भारतीय खाद्य निगम, दूसरा कृषि मूल्य और लागत आयोग सीएसीपी, या नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, या फिर नीति आयोग की कृषि समिति? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, राइट आंसर आएगा सीएसीपी। चलिए भाई, सीएसीपी बताती है। अच्छा, और एक और याद रखिएगा, 22 फसलों के लिए हमारे यहाँ एमएसपी जारी होती है, याद रखिएगा। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप बताएंगे कि हमारे यहाँ एफआरपी किस फसल के लिए जारी की जाती है और इसका फुल फॉर्म क्या है। ये आपके लिए होमवर्क है, या आप कमेंट में मुझे हमें बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, उपभोक्ता के व्यवहार के संबंध में सीमांत उपयोगिता का क्या अर्थ है? सीमांत उपयोगिता का क्या अर्थ होता है भाई? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर व्हाट डज द मार्जिनल यूटिलिटी? क्या मतलब होता है इसका? वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त संतुष्टि, या बाजार में वस्तु की कुल उपलब्ध मात्रा, या उपभोग के द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि, या वस्तु की उपयोगिता का मूल्य ह्रास? तो ये है वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली आंतरिक संतुष्टि। मतलब जैसे कि हम बात करें सीमांत उपयोगिता, वह अतिरिक्त लाभ या संतुष्टि है जो एक वस्तु की एक और इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए आपने एक डीओ की बोतल खरीदी और साथ में आपने एक और बोतल खरीद ली, तो आप ज्यादा आप सेटिस्फाई फील कर रहे हैं, इसे सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल क्या कहा जाता है? यूटिलिटी कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, भारत की जो आरआरबी होती है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होती है, वो किसके द्वारा प्रायोजित होती है, किसके द्वारा स्पॉन्सर होती है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर राष्ट्रीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के द्वारा, या फिर आरबीआई के द्वारा, या फिर संबंधित राज्य सरकार के द्वारा? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। और देखिए दोस्तों, ये जो आरआरबी होती है ना, ये राष्ट्रीयकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा, मतलब शेड्यूल्ड बैंक के द्वारा प्राधिकृत होती है, याद रखिएगा। राइट आंसर क्या आएगा? बी आएगा। तो एक आरआरबी जो बनाई जाती है, रीजनल रूरल बैंक जो बनाई जाती है, उसमें 50% केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होती है, 35% एक स्पॉन्सर बैंक लगता है जिसको हम कहते हैं प्रायोजक बैंक, और 15% जो हिस्सेदारी होती है वो राज्य सरकार की होती है, याद रखिएगा। तो 50, 35 और 15% की हिस्सेदारी एक आरआरबी में होती है ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए। चलिए, तो ये थे दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन। आई होप कि आपको मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगी होगी क्लास, और बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आप तक अब पहुंच गए। प्लीज इसका रिवीजन कीजिएगा, इसके कोर कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। इन क्वेश्चन की काफी संभावना है एग्जाम में आने की। और क्लास अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।